ओके, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैमिली। और आज हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी का इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश भी करूंगा और साथ साथ पढ़ेंगे। सो डोंट एक्सपेक्ट कि अगर मैं किसी एक स्लाइड को थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, बिकॉज मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी ये स्लाइड है, वो टाइम हो गया, तो इसलिए फिर इसको एज इट इज कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको चीज़ें समझ आ सकें। ओके, सो सबसे पहले इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज। बायो लाइफ से रह रहे हैं, मेडिकल यानी कि लाइफ ट्रीटमेंट साइंसेज जो है ना वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है। With that, my biomedical sciences are concerned with all aspect of immune system in multicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उससे रिलेटेड बायोमेडिकल साइंसेज की एक ब्रांच, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और किसी भी एक ऑर्गेनिज्म है उसकी एबिलिटी टू रेजिस्ट टू अटैक अगेंस्ट द इन्वेडर। कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आ रहा है या कोई भी बाहर से नुकसानदेह चीज आ रही है, तो उसके खिलाफ काम करने की जो एबिलिटी है एक ऑर्गेनिज्म की, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। लैक ऑफ इम्यूनिटी इज रेफर टू एज सस्पेक्टिबिलिटी। जितनी कम इम्यूनिटी होगी इसका मतलब यह है कि आप उतनी ज्यादा सस्पेक्टेबल। सस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है कि आप उतने ज्यादा रिस्क पे हैं डिजीज के। तो जितनी लैक ऑफ इम्यूनिटी है उतनी ज्यादा सस्पेक्टेबिलिटी है। किल द पैथोजन एंड डॉट हार्म द होस्ट। तो बेसिक इम्यूनोलॉजी का, ये इम्यूनिटी का बेसिक पर्पस क्या है? लाइबा के माइक ऑफ कर लो। ओके, तो बेसिकली इसका पूरे का जो बेसिक इम्यूनिटी का जो पर्पस क्या होता है कि हमारा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो भी होस्ट है, यानी कि फर्ज करो एक इंसान की बात हो रही है, तो उसको कोई नुकसान ना हो, लेकिन जो इन्वेडर आया है उसको हम खत्म कर दें। ठीक है, किलिंग उसकी कर दें। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक पैटर्न के मुताबिक इन्होंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। देखो, बॉडी के अंदर हार्मफुल सेल भी मौजूद है, बॉडी के अंदर अपना बॉडी का सेल भी मौजूद है। अब इम्यूनिटी को कैसे पता लगेगा कि कैसे मैंने अपने सेल को तो नहीं मारना, मैंने दूसरे को मारना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि वो आइडेंटिफाई करे कि बाहर से कौन आया है और अपना कौन है। ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप इज डेजिग्नेशन। एम्फेसाइज फॉरेन ओरिजिन। फिर उसने बताना है, उसने ये जस्टिफाई करना है। सबसे पहले उसने बताना है कि बाहर से कौन आया है। जब बाहर वाला पता लग गया फिर उसको ओरिजिन बताना है कि ये किस नेचर का है, वायरल है, बैक्टीरियल है, कोई भी उसकी जो भी नेचर होगी, तो फॉरेन ओरिजिन उसका एक ओरिजिन बताना है कि कहाँ से ही आया है, तो वो भी डेजिग्नेट होगा। उसके बाद उसने करना है मोबिलाइज इफेक्टर। मोबिलाइज का मतलब होता है मोशन में लाना। ठीक है। यू ऑल नो दैट कि जो मोबिलाइजेशन, यू आर नो दैट कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वो आके इस काम को करते हैं, वो आके किलिंग एक्शन करते हैं हार्मफुल सेल्स का। तो मोबिलाइज फैक्टर से मुराद ये है कि वो उनको पहले उसने आइडेंटिफाई किया कि बाहर से कौन है, फिर उसका रीजन फाइंड आउट किया, फिर उसने उनसे रिलेटेड जितने अफेक्टर्स चाहिए थे। अफेक्टर्स से मुराद ये है कि इम्यून सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको मोबिलाइज किया और उन सारों को इकट्ठा कर दिया। कहाँ पे इकट्ठा कर दिया? उस लोकेशन पे जहां पर हमें रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। और उसके बाद एलिमिनेशन। अब पता लगा, अब वो जो बाहर से फैक्टर जो हमारे फैक्टर थे जिन्होंने काम करना था, उन्होंने आके उस पैथोजन को पकड़ा, उसकी तबाही फेर दी। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रिवेंट रिकरेंस। रिकरेंस होता है दोबारा चीज का आ जाना। तो रिकरेंस को कैसे बचाते हैं? रिकरेंस को बचाते हैं इस तरह के जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है ना, तो हाफ सेल्स ऐसे होते हैं, हाफ सेल इम्यून सिस्टम के हाफ सेल जो है वो उसको खत्म करने में लग जाते हैं, और बाकी के हाफ सेल क्या करते हैं? उसको याद करने का काम करते हैं। ठीक है। याद करके रखते हैं। अब अगली बार जैसे ही वो आता है उन्हें पहले ही पता होता है कि इसके खिलाफ कौन सा एक्शन, किस तरह का एक्शन चाहिए। बॉडी फौरन से रिस्पॉन्ड करती है और एक्शन कर देती है। इसलिए हम जल्दी जो है वो उस चीज को दोबारा, अगर दोबारा सेम बीमारी आए तो हम जल्दी उसको रिकवर कर लेते हैं। तो नीचे वो कहता है एबिलिटी टू डिटेक्ट पैथोजन and differentiate. Ability to detect pathogen and differentiate from self determines the effectiveness of immune surveillance. इम्यून सर्विलेंस का मतलब यह है कि इम्यून सिस्टम कितना सरवाइव कर रहा है। ठीक है, कितना ये बेहतर तरीके से जो है परफॉर्म कर रहा है। वो कहते हैं कि सबसे पहले ये है कि वो अपने सेल्स को खत्म ना करे, तो उसकी ये एबिलिटी कि वो पैथोजन और अपने सेल्स के दरमियान एक फर्क को वाजह कर सके, उसको हम क्या कहेंगे? पानी चला दे। उसको हम क्या कहेंगे? वो डिफाइन करेगा कि इम्यून सिस्टम हमारा कितना स्ट्रांग है, कितनी उसकी सर्वेलेंस है, कितनी देर तक वो स्टेबल कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलेंगे, आगे आ जाते हैं। सॉरी, ये भी हो गया। और आगे आ गया एन ओवरव्यू ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम।
नाउ ओवरव्यू ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं, तो किस तरह जो है वो सारा सिस्टम चल रहा है। इनेट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो स्टार्ट होती है बिल्कुल, लाइक जो आप में पहले से प्रेजेंट होती है। इनेट इम्यूनिटी से क्या मुराद है कि जो यानी कि पैदाइश के वक्त जो आपकी इम्यूनिटी थी ना, आपकी बॉडी पैदाइश के वक्त जिन जिन चीजों से बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी वो इनेट आएंगे। और वो सारे मैकेनिज्म जिनमें बॉडी जो है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी वो होती है, जिनके थ्रू बॉडी क्या है कि बाद में जैसे हम बड़े होते गए, हमने चोट खाई, चोट खाने के बाद या कोई भी ऐसा बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आया और बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया, प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड किया, और नया एक चीज सीखी कि नया बैक्टीरिया मिला था कोई, तो नई तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया, नया ही एक रिस्पॉन्स आया। तो जब नया रिस्पॉन्स आया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे? अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी हमारे पास दो हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, जबकि लाइन ऑफ डिफेंसेस तीन है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी दो टाइप्स आ गई, और लाइन ऑफ डिफेंसेस से मुराद ये है कि सबसे पहले जिसे हम कहते हैं फौज लगी होती है, तो सबसे आगे एक दत्था होता है, और एक उससे पीछे फौज का सिस्टम होता है, एक उससे पीछे होता है। ठीक है, तो इस तरह करते हैं ना वो काम। तो सबसे आगे जो होगा वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो सबसे पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर जो दुश्मन है वो उसको भी कवर अप करने की कोशिश करे, उन्हें तोड़ दे, उनके खिलाफ कामयाब हो जाए, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। अगर दुश्मन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी तोड़ दे, तो फिर वो इन्वेडर जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे आ रहा है। तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? इंटैक्ट स्किन। आपकी हार्ड स्किन है, स्किन किसी भी बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देती, तो ये आपकी इंटैक्ट स्किन है। यही स्किन जब आप अपनी अंदर की बात करते हो, यानी कि नोज के इनर साइड की बात कर रहे हो, आपके ये सारी जो है स्टमक की लाइनिंग है, ठीक है, आपका ये उसके अलावा जो आपके ये मैं सुनाने लगा था, स्टमक की लाइनिंग कह रहा हूँ, ये जो आपकी इसोफेगल लाइनिंग है या रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग है, इन सारी लाइनों के अंदर क्या होता है? म्यूकस प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर से स्किन, और अगर जो ओपन एरियाज हैं वो हमारे क्या आ जाएंगे? म्यूकस मेम्ब्रेन। ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि ये अभी बॉडी ब्लड के अंदर नहीं चीजें गई। ठीक है, और थर्ड इज नॉर्मल माइक्रोबायोटा। नॉर्मल माइक्रोबायोटा से क्या मुराद है कि आपको पता है इंटेस्टाइन के अंदर आपके हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लड हमारे पास कौन सा डिफेंस है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा बाहर से स्किन, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन से इंटेस्टाइन तक अगर कोई चीज पहुंच गई है तो इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोटा। अगर यहाँ से भी वो कोई बच के तो इंटर कर जाए हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, तो फिर आता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या कहता है? फेगोसाइट्स सच एज न्यूट्रोफिल्स एंड एसिनोफिल, डेंड्रिटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। ये चार टाइप ऑफ सेल हैं जो कि फेगोसाइट्स हैं। फेगोसाइट्स का क्या काम होता है? फेगोसाइट्स आर लाइक ऐसे सेल होते हैं जो कि इन्वेडर को अपने अंदर लेके उसको खत्म कर देते हैं। होता बेसिकली ये है कि अगर आपके पास इस तरह का एक सेल है, ये फेगोसाइट जो है ना, फेगोसाइट सेल है, इसमें से कोई भी हो सकता है, न्यूट्रोफिल हो जाए, सिनोफिल हो जाए, डेंड्राइटिक सेल हो जाए, या मैक्रोफेजेस, इनमें से कोई भी होगा। अगर ये इन्वेडर आया है तो ये क्या करेगा? ये सेल इसके पास आएगा, इसको साथ जुड़ेगा, ऐसे करके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और आहिस्ता 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 इसका सारा इसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, जैसे ही ये इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर जो है ना, इसके पास इस सेल के पास, ये इनमें से जो भी सेल होगा इसके पास अपने इंजाइम्स होते हैं। वो इंजाइम इस सेल के ऊपर काम करेंगे, इसको सारे को खत्म कर देंगे। दैट विल बी नोन एज फेगोसाइटोसिस। तो डायरेक्ट एक्शन क्या होगा कि इस तरह के बैक्टीरिया फौरन उसको इंगल्फ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंगल्फ करके उसको जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये तब होगा जब वो हमारे स्किन को या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो हमारा बैरियर है उसको वो क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। नाउ अगर आप कहते हो कि मैक्रोफेजेस, हमने बात करी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होती है सोज हो जाना। जैसे ही आपको पता है कि आपको कोई चीज काटते हैं वहां पे सूजन हो जाती है, वो सूजन भी क्या है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। वहीं पे फीवर आ जाएगा। फीवर की वजह से क्या होगा कि वहां पर बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, और दूसरा ये है कि मोस्टली पैथोजेंस या इस तरह की चीजें वो सरवाइव नहीं कर पाती, ना इन्फ्लेमेशन को ना फीवर को, तो वो वहां पर खत्म हो जाएंगे। और बॉडी कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस डायरेक्टली रिलीज करती है। तो ये है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कि एट द एंड, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि स्किन के अंदर कोई वोंड हो गया या किसी चीज ने काटा है, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होगी, फिर वो एरिया गर्म हो जाता है, तो फीवर हो गया, और उसके बाद एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है। अच्छा, ये तो आ गया डायरेक्ट रिस्पॉन्स ना, यानी कि ये चीजें, ये सारे फैगोसाइट्स जितने भी है ना, ये यहीं पर मौजूद थे, यहीं आसपास। ठीक है, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये था। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या था? स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, टी सेल्स एंड बी सेल्स एंड एंटीबॉडीज।
तो ये प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली। जब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो जाता है तो चीजें चली जाती हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, जिसमें स्ट्रॉन्गर ये टी सेल्स, ये किलर सेल हैं, ये डायरेक्ट पकड़ के सेल की ऐसी तैसी फेरते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज उनके साथ बाइंड करती हैं, उनकी तबाही फेरती हैं। ठीक है, तो एट द एंड ये सेल्स प्रोड्यूस होंगे प्रॉपर एक मैकेनिज्म के थ्रू, और फिर ये प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए एक एक्शन लेंगे, स्ट्रॉन्गर एक्शन। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में फिर चीजें इंटर कर जाती हैं। ठीक है, जो नीचे वाला टेबल है उसके अंदर ये है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और आगे उसके लिखा हुआ है कि इनेट कौन सी है, एक्वायर्ड कौन सी है। फर्स्ट और सेकंड इनेट है, डायरेक्टली ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है, और इनका काम इनको पता है, इन्होंने नॉन स्पेसिफिक एक्शन करना है, कोई भी बाहर से आ रहा है इन्होंने पकड़ के उसकी दवाई फेरनी है। ठीक है, जबकि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो स्पेशलाइज्ड होता है, वो देखता है कि एदर इट इज बैक्टीरिया, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एदर इट इज वायरस और विच टाइप ऑफ वायरस, तो उसके मुताबिक एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स वो देता है। ठीक है, जिससे वो डायरेक्टली किल कर सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक आपने देखा है कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो इनेट है उन्हें कोई परवाह नहीं है कि बाहर से कौन आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, उन्होंने पकड़ के एक ही तरह का एक्शन करना है, उनको तबाही फेरनी है, या रोकना है या फेगोसाइटोसिस कर देनी है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, नॉन स्पेसिफिक एक्शन होंगे। जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्योंकि प्रॉपर मैकेनिज्म से प्रोड्यूस हो रही है इसलिए वो स्पेसिफिक होगी। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कोई मेमोरी नहीं प्रोड्यूस होगी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कोई मेमोरी प्रोड्यूस नहीं होगी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो मेमोरी प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि थर्ड लाइन के अंदर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रॉपर टी एंड बी सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये फिर हाफ जो है वो काम करने लगते हैं, तबाही फेरते हैं, और हाफ जो है वो याद करते हैं कि अगली बार ये आएगा तो इसको हमें हमें से पहले से पता होगा कि घर का भेदी यही है, वो इसको पकड़ के तबाही फेरेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखी हुई है वो मैंने ऊपर जो आपने पढ़ी है, फिजिकल बैरियर, स्किन है, टीयर है, स्नीजिंग यानी कि ये कफ हो जाना, कोई चीज आपके जैसे अगर नाक में चली गई या गले में फंस गई तो फौरन कफ आ जाती है, स्नीज कर दो, छींक मार देते हो, तो जिसकी वजह से वो चीजें बाहर निकल जाती हैं। केमिकल बैरियर के अंदर आपका लो पीएच, लो पीएच कहाँ पे मौजूद है, आपके स्टमक के अंदर। लाइसोजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम वो पकड़ के अगर कोई बैक्टीरिया फर्ज कर लो स्टमक में इंटर हो गया तो वहां पे पीएच इतनी लो है उसकी ऐसी तैसी। जेनेटिक बैरियर, रेजिस्टेंस इनहेरेंट इन जेनेटिक मेकअप ऑफ होस्ट। ठीक है, और कुछ ऐसे जेनेटिक बैरियर, देखो सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही, कुछ प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक नए एनिमल्स हो सकते हैं जिनमें पहले से ये करेक्टरिस्टिक्स रखी गई है कि अगर कोई पैथोजन आएगा तो वो खुद ब खुद उसको किल करके खत्म कर देंगे। तो दिस विल बी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास फेगोसाइटोसिस थी, इन्फ्लेमेशन थी, फीवर था। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस थे। ठीक है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स थे और बी लिम्फोसाइट्स थे। बी लिम्फोसाइट्स आगे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाती हैं। ठीक है, तो बैरियर टू इन्वेंशन, ये सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आ गया, ये जो नीचे वाला टेबल है वही बातें दोबारा की हुई हैं। उसके बाद इनेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी का फर्क बताया हुआ है। इनेट हमने पढ़ा ना, पहले दो लाइनें थी, तो इनेट के अंदर सारे वो सेल लिख देने, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये सारे के सारे फेगोसाइट्स थे, राइट, हमने पीछे पढ़ा था। तो ये इनेट इम्यूनिटी में आ जाएंगे, ये भी इनेट इम्यूनिटी है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल डिफेंस आर आल्सो इनेट। लेकिन अगर वो सेल लेवल पे जाके बात करेगा ना, ये तो वैसे बैरियर्स है ना, सेल लेवल पे अगर हम दोनों की क्लासेस को डिफाइन करना चाहें कि इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या फर्क है, तो इनेट इम्यूनिटी में मैक्रोफेजेस और ये सारे आएंगे, और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ना एक कैस्केड होती है, आठ आठ एक 9 स्टेप का सिस्टम होता है जिसके थ्रू किसी भी चीज को किल किया जाता है। ठीक है, तो वो जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, वो शायद आगे हुआ तो मैं पढ़ा दूंगा, अगर नहीं होता तो फिर इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ये आती है कि सेलुलर, साइटोटॉक्सिक और ह्यूमोरल एंटीबॉडीज। अब साइट सेलुलर और ह्यूमोरल, जो सेलुलर एंटीबॉडीज, सेलुलर इम्यूनिटी है, जो एक्वायर्ड के अंदर सेलुलर इम्यूनिटी है, ये टी सेल्स की वजह से होगी, और हमारे पास इसके अंदर ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो हमारे बी सेल्स की वजह से होगी। बी सेल्स मैंने आपको बताया आगे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्हें एक्वायर्ड के अंदर हमारे पास दो सेल्स है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की वजह से आगे सेलुलर या साइटोटॉक्सिक जो है वो इम्यूनिटी आई है, जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी वजह से आगे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और उसको क्या नाम देंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर फर्क बता दो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक के अंदर टी सेल्स हैं, एक के अंदर बी सेल्स हैं, एक के अंदर साइटो जो है वो डायरेक्ट किलिंग होती है, दूसरे के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस। की बात वही वही वाली बात दोबारा की, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है नॉन स्पेसिफिक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक है। पहले के अंदर मैकेनिकल, केमिकल और रिफ्लेक्सेस, जो हम डायरेक्टली एक्शन देते हैं। रिफ्लेक्सेस से मुराद ये है कि अगर आपकी तरफ आग आ गई है तो आप फौरन से हाथ पीछे कर लेते हो, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आपके पास अगर इधर से शुरू करोगे, फीवर आ गया, इन्फ्लेमेशन आ गया, दो ये थे। ठीक है, उसके अलावा प्रोटेक्टिव प्रोटीन, साइटोकाइन, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर हमने बाकी और सेल्स के नाम भी किए हैं।
प्रोटेक्टिव साइड प्रोटीन साइटोकाइंस, ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस होती हैं और यही इन्फ्लेमेशन करवाती हैं। एंड एनके सेल ये होते हैं एनके सेल्स, ये किलर सेल होते हैं जो मतलब डायरेक्टली क्या कहते हैं, अब मेरे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एनके सेल्स के मतलब न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी, हाँ वो सेल थे, न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी सेल्स का नाम था। और ये होते हैं जो कि वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू ही किलिंग करवाते हैं। याद आ गया, न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी, ठीक है। अच्छा, ये सेल्स और इन्फ्लेमेशन और ये फीवर, फैगोसाइटोसिस, ये हमने पीछे पढ़ी है। इनमें से फीवर, इन्फ्लेमेशन, फैगोसाइटोसिस पीछे पढ़ के आए हैं, दो नाम और उन्होंने ऐड कर दिए। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सेल मेडिएटेड था या ह्यूमोरल था। सेल मेडिएटेड, सेलुलर को क्या कह रहे हो आप, सेल मेडिएटेड भी कह सकते हो। सेलुलर का दूसरा नाम क्या है, सेल मेडिएटेड। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ गया। एट द एंड हमारे पास लाइफ की सस्टेनेबिलिटी चल रही है, चल रही है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिजिकल बैरियर, स्किन, म्यूकस, सलाइवा, लैक्रिमेशन, सिलरी एस्केलेटर। लैक्रिमेशन होता है यो, लैक्रिमेशन का मुझे नहीं आइडिया। सिलरी एक्सीलेटर होते हैं ये जो हमारी ये सारा ये पाथवे है ना, ये वाला, इधर ना छोटे छोटे जिस तरह नाक के बाल होते हैं, तो इनको सिलरी एस्केलेटर, एस्केलेटर तो निकालने वाले, तो वो इनको ईयर वैक्स, कानों के है। अगर आपने कोई ऐसी चीज इनगल्फ कर ली जो कि हार्म के आपके इंटेस्टाइन तक का जितना मैकेनिज्म है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। जब उसने इंटेस्टाइनल बैरियर या स्किन के थ्रू क्रॉस करके ब्लड में इंटर हो गया, फिर आपको सेकंड लेवल चाहिए, ठीक है। इस तरह ये सारे थे फिजिकल बैरियर जो कि डायरेक्टली फिजिकली चीजों को रोक रहे हैं। ईयर वैक्स है, डायरेक्ट फिजिकल चीज है ना, एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा केमिकल बैरियर है, सीबम है, परस्पायरेशन है, परस्पायरेशन कहते हैं पसीने को। ईयर वैक्स है, ये इसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। तो ईयर वैक्स इज काइंड ऑफ, एक तो प्रॉपर स्पेस घेर घेर के बैठी हुई है जिसकी वजह से कोई चीज इंटर नहीं करती, और दूसरा इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किलिंग एक्शन रखते हैं। सलाइवा के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि किलिंग एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो दीज आर द केमिकल बैरियर फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जेनेटिक बैरियर के अंदर पैथोजन स्पेसिफिक फॉर स्पीशीज, कुछ स्पीशीज के अंदर हम कुछ ऐसी जैसे प्लांट स्पीशीज होती है उनके अंदर पता होता है कि इस वाले पैथोजन ने एक्शन करना है या इस वाले पैथोजन ने नुकसान करना है, तो उसी से रिलेटेड उनके अंदर जो है वो जेनेटिक चीजें डाल दी जाती हैं, ठीक है। और उन जेनेटिक मतलब जेनेटिकली उनके अंदर ऐसी चीज डाल दी जाती है कि वो उनके खिलाफ जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है जूनोटिक डिजीजेस। जूनोटिक डिजीजेस होती हैं डिजीजेस ट्रांसमिटेड जो कि एनिमल से ह्यूमंस में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे डिजीजेस को भी जेनेटिकल बैरियर के थ्रू जो है वो रिमूव किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन हेल्दी इंडिविजुअल्स नॉर्मल माइक्रोबायोटा। नॉर्मल माइक्रोबायोटा भी किसमें था, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर था, हमें पता था। अच्छा, ये होता है कि लो टू नो पैथोजेनेसिस इन हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस से मुराद ये है कि हार्मफुल बैक्टीरिया का बढ़ जाना, ठीक है। तो वो हम उसको हम क्या कहेंगे, पैथोजेनेसिस। आपको पता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर दोनों तरह के बैक्टीरिया मौजूद हैं, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। तो ये अच्छे और बुरे वाले जो बैक्टीरिया हैं ये लड़ाई करते हैं। तो अगर नॉर्मल माइक्रोबायोटा यानी कि जो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, इनका नंबर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उससे जो है वो हार्मफुल वाले बैक्टीरिया वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इसलिए हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर पैथोजेनेसिस बहुत कम होती है। आर दे द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, प्रोवाइड सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ये मैंने अभी बताया कि ये क्या करते हैं। अब इंटेस्टाइन की एक वॉल है, फर्ज कर लो आपके पास एक दीवार है, दीवार के ऊपर आप मैक्सिमम एट अ टाइम जितनी दीवार है उतनी चीजें लगा सकते हो। तो इस तरह इंटेस्टाइन की जो वॉल है उस पर एट अ टाइम करेंगे, जब अच्छे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा होंगे तो वो सारी की सारी सर्फेस को कवर कर लेंगे। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उनको ना तो अटैच होने के लिए कोई साइड मिलेगी, और दूसरा ये कि जब न्यूट्रिएंट्स वो भी फिक्स अमाउंट में आ रहे हैं, एक ही चॉकलेट है अगर, तो वो मैं ही खाऊंगा, जाहिर सी बात है आप लोगों में से किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। तो कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट बिकॉज मैं गुड बैक्टीरिया हूँ, ठीक है, आप बैड बैक्टीरिया हैं। तो बैड बैक्टीरिया जो जो गुड बैक्टीरिया वो अगर ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट पहले ज्यादा वो खाएंगे, तो जो बैड बैक्टीरिया होंगे उनके पास न्यूट्रिएंट कम जाएंगे तो वो ग्रो कम करेंगे। प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल नॉट फॉर होस्ट, हार्मफुल फॉर दोज माइक्रोब्स, जो दोज पैथोजेंस, उनके लिए हार्मफुल जो है ना वो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे। और पीएच चेंज कर देते हैं। कमेंसल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स इनकी एग्जांपल है। नॉर्मल माइक्रोबायोटा के अंदर प्रोबायोटिक्स जो है वो हम कहेंगे इन बैक्टीरिया को, और प्रीबायोटिक्स कहते हैं इनकी डाइट को। यानी कि प्रीबायोटिक्स से मुराद ये है कि जो चीज ये बैक्टीरिया खाएंगे वो प्रीबायोटिक्स होती है, और बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं,
प्रोबायोटिक्स कहते हैं। सही है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है इम्यून सिस्टम। फंक्शंस ऑफ हेल्दी इम्यून सिस्टम सर्वेलेंस है, सर्वाइव करना किसी भी का, रिकॉग्निशन एंड डिफरेंशिएशन है, अटैक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। तो सबसे पहले आपने इसको ऊपर नीचे कर लो बेशक पॉइंट को, सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज किया था, पहले भी हमने पता 5 पॉइंट पीछे याद किए हैं। उसके बाद हमने पहले रिकॉग्नाइज किया था और उसको डिफरेंशिएट किया था कि हमारे सेल्स और जो बॉडी के सेल्स हैं और इन्वेडर के अंदर क्या फर्क है। उसके बाद हमने उसका ओरिजिन डिफाइन किया था पीछे, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसको ऐड यही बता रहे हैं कि अटैक किया था, और अटैक करने के बाद ऑटोमेटिकली जब हम इन्वेडर को अटैक कर देंगे तो हमारी सर्वेलेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सर्वाइव करने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ड्यू टू वेरियस पोर्टल ऑफ एंट्री साइट्स इम्यून सेल मूव सर्वे टिश्यू एंड काउंटर पोटेंशियल पैथोजन। वो कहते हैं कि बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ साइट्स कि जहां से बॉडी के अंदर जो है वो पैथोजन एंटर कर सकते हैं, कोई जख्म हो जाए, मुंह है, नाक के है, कान के थ्रू है, और बहुत सारे जो है ना वो जख्म हो जाए, कोई कहीं वूंड आ जाए, तो इनके थ्रू जो पैथोजेंस हैं वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि इसलिए जो इम्यून सेल्स हैं ये मूव करते हैं, मूव एंड सर्वे टिश्यूज, वो मूव करते जाते हैं और चेक करते जाते हैं कि कहीं कोई इश्यू तो नहीं है, जहां पर इश्यू हो वहां पे वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर लाइक पेट्रोलिंग पुलिस, जो कि चेक करती हैं कि कहाँ पर इशू आ रहा है। ओके, सर्वेलेंस एंड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल से वही इम्यून सेल जो आपने पीछे पढ़े, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, वो सारे व्हाइट ब्लड सेल्स ही थे। सर्वेलेंस इज कैरिड आउट बाय डब्ल्यूबीसी। दे हैव इनेट कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट। उनके पास इनेट कैपेसिटी पहले से, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का कहते हैं काम ही ये है कि वो रिकॉग्नाइज करें और डिफरेंशिएट करें। सेल्फ डब्ल्यूबीसी इनकाउंटर बट नॉट अटैक, नॉन सेल्फ डब्ल्यूबीसी इनकाउंटर एंड अटैक। ठीक है, ये चीज अब क्या है इसका मुझे सच अंदाजा नहीं है, रुक जाओ 1 मिनट, ये थोड़ी सी इसकी पढ़ लेने दो डिटेल। ओके, वो कहता है कि सर्वेलेंस इज कैरिड आउट बाय डब्ल्यूबीसी, दे हैव इनेट कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट। वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। सेल्फ से मुराद यहाँ पे है अपने बॉडी के अपने सेल्स जो होते हैं। ठीक है, तो अपने जो सेल्स होते हैं उनको डब्ल्यूबीसी इनकाउंटर, अगर अपने हार्मफुल सेल्स हैं, अपनी बॉडी के अंदर भी सेल्स हार्मफुल हो सकते हैं, या जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको एक लिमिटेड टाइम के बाद खत्म करना होता है। जब 3 माह का उनका जो लाइफ स्पैन होता है, 3 से 4 माह का, तो उसके बाद उनको 4 माह का होता है, तो उसके बाद उनको क्या करना होता है, खत्म करना होता है। तो उस केस में सेल्फ सेल्स होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी इनकाउंटर करेंगे बट अटैक नहीं करेंगे। अटैक करने के लिए वो इम्यून सिस्टम को कहते हैं। ओके, अगर हमारे पास नॉन सेल्फ है, यानी कि अब बाहर से कोई आया हुआ है, तो डब्ल्यूबीसी इनकाउंटर भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। एक्शन ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने पढ़ा था रिकॉग्निशन, बाजार ये हर एक का फंक्शन है, रिकॉग्नाइज तो करना ही करना है। इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ी, फीवर हमने पढ़ा, फैगोसाइटोसिस हमने पढ़ी, इंटरफेरोन जो मैं पीछे से बता रहा था शुरू में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इसी के अंदर आएगा। वो जो मैंने कैस्केड की बात की, वही बात रिपीट हो गई ना दोबारा। और एट देन ये क्या है, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि ये सारा इन्फ्लेमेशन के थ्रू और किलिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। इसके अब दूसरी तरफ वायरस ने क्या पंगा लिया था, दूसरी तरफ वायरस ने ऐसे अपने जो है अपना डीएनए या अपना न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसके अंदर रिलीज कर दिया। वो न्यूक्लिक एसिड ने इस वॉल को, इस सेल की वॉल को, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है, इसको लिया और खुद से वायरस के अलग अलग नए न्यू जनरेशन बनाता गया। अब जितने डीएनए रेप्लिकेट होते गए,
या ये न्यूक्लिक एसिड जितना रेप्लिकेट होता गया वहां यहाँ से स्किन लेगा और एक अलग से वायरस बन जाएगा और वो आगे जाएंगे। लेकिन आगे जब गए तो यहाँ से सिग्नलिंग हो चुकी हुई थी कि एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस हो चुकी थी, इसकी वजह से उन्होंने पहले से एक्शन करते हुए इस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। वार्मथ, हीट गिवन ऑफ बाय इंक्रीज ब्लड फ्लो। हमने बात की उसकी फीवर की, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होगी, इंक्रीज ब्लड फ्लो। जैसे ही आपके एक्शन होगा, जैसे यहाँ पे ये कांटा लगा है तो उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज क्यों होगा? ताकि वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्यून सेल्स को पहुंचाया जा सके, ताकि फॉरेन एक्शन लिया जा सके। सही है। तो अब उसके अंदर क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन, सबसे पहले क्या हुआ, हीट आई, बॉडी गर्म हुई, ठीक है। उसके बाद रेडनेस, इंक्रीज सर्कुलेशन एंड वेजोडाइलेशन इन द इंजर्ड टिश्यू इन रिस्पांस टू केमिकल मेडिएटर एंड साइटोकाइन। बेसिकली होता ये है कि जब वहां पर कोई चीज काटती है या कोई चीज लगती है या कोई नुकसान होता है, जैसे किसी पोर्शन के अंदर, वहां से केमिकल मेडिएटर, मेडिएटर से मुराद है कि केमिकल सिग्नल रिलीज होते हैं जो कि आगे सेल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं कि यहाँ पर ब्लड फ्लो की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो व्हाइट ब्लड सेल है या इम्यून सेल्स है उनको वहां पर पहुंचाया जा सके। तो ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, अब जितनी ब्लड की सप्लाई तेज होती है, एक तो बॉडी गर्म हो जाएगी और दूसरा क्या है, वहां पर रेडनेस आ जाएगी। स्वेलिंग, इंक्रीज ईसीएफ अकोमोडेटिंग इन द टिश्यू एज ब्लड वेसल डायलेट्स। बेसिकली क्या होगा कि जैसे वहां पर जो है ना वो ब्लड वेसल जब क्या हो जाएगी, डायलेट, डायलेट्स क्या मतलब फैल जाएंगी ताकि ब्लड को ज्यादा आए। ऐसे ही है ना, जब ब्लड हमें ज्यादा चाहिए तो मोटा पाइप चाहिए कि बारीक पाइप चाहिए? मोटा पाइप चाहिए, ठीक है। तो वेसल्स क्या कर जाएंगी, डायलेट कर जाएंगी एज रिस्पॉन्स टू द केमिकल मेडिएटर के एक्शन के रिस्पॉन्स में। वेसल जब डायलेट कर जाएंगी तो इसको हम क्या कहते हैं, जब डायलेट कर जाएंगी तो उसके पोर साइज बढ़ जाएगा। पोर साइज, वेसल्स का पोर साइज बढ़ने की वजह से जो वेसल ब्लड के अंदर जो वाटर था वो निकल के वेसल के बाहर आ जाएगा, बाहर आके मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, स्किन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी माइक्रोब्स डेब्रिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसका नाम, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाएगा। WBC microbes, debris and fluid collect to form a pus. White blood cells माइक्रोब्स को किल करेंगे, उसको वो मरे हुए व्हाइट ब्लड सेल्स, मरे हुए माइक्रोब्स, डेब्रिस कहते हैं ये जो खरींट बन जाता है खून का, ठीक है, उस वो और जितना भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा उस सारे पोर्शन में वो सारा मिलके क्या बनाते हैं, पस, ठीक है। हेल्प प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और ये सारा जो पस का बन जाना जो है ये इन्फेक्शन को मजीद फैलने से, बॉडी के अंदर फैलने से जाता है, वहीं पर इकट्ठा करके उसको एक्यूमुलेट कर देता है, ठीक है। पेन होती है क्योंकि वहां पे नर्व एंडिंग होती है, आपको पता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं, उन एंडिंग्स में स्टिमुलेशन होती है जिसकी वजह से पेन होती है। और लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन अगर बहुत सीवियर डैमेज हो जाए तो वहां पर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, या कुछ एक अरसे के लिए, जैसे आपकी उंगली के ऊपर अगर कोई बहुत सीवियर नुकसान आ जाए तो आपको कई अरसा तक महसूस ही नहीं हो रहा होता, ठीक है, क्योंकि नर्व्स वो चीज होती है जिन्होंने ब्रेन से कनेक्ट करना होता है। तो अगर नर्व डैमेज हो जाएगी तो कोई भी चीज ब्रेन से कनेक्ट नहीं होगी और चीजें जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। आगे फंक्शन एंड स्टेजेस ऑफ, फंक्शन एंड स्टेजेस ऑफ क्या है ये कुछ नहीं, इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, टू मोबिलाइज एंड अट्रैक्ट इम्यून कंपोनेंट टू द साइट ऑफ इंजरी। पहला स्टेप क्या होगा कि जैसे ही कोई आएगा तो केमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से इम्यून सेल्स साइट ऑफ इंजरी पे पहुंचेंगे। टू सेट इन मोशन मैकेनिज्म टू रिपेयर टिश्यू डैमेज एंड लोकलाइज एंड क्लियर अवे हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब जब इम्यून सेल्स आ गए वो आके वहां पर क्या करेंगे, किलिंग एक्शन करेंगे। किलिंग एक्शन की वजह से क्या होगा, माइक्रोब भी डेड हो गए, व्हाइट ब्लड सेल जो आए थे वो भी डेड हो गए काम करने में, ठीक है। डेब्रिस वहां पे आ गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वहां पे एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है। वो एक्यूमुलेशन जो है वो उसका पर्पस क्या था कि टिश्यू को रिपेयर किया जाए एंड लोकलाइज एंड क्लियर अवे हार्मफुल सब्सटेंसेस। लोकलाइज का क्या मुराद है कि वहां से हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल चीजों को वहां से निकलने ही ना दिया जाए, ठीक है। जब निकलने नहीं दिया जाएगा तो वो बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं करेंगे, वहीं पे रहेंगे और वहां पे एक ही पॉइंट पे उनको खत्म कर दिया जाएगा। टू डिस्ट्रॉय एंड ब्लॉक माइक्रोब्स फ्रॉम फर्दर इन्वेजन, और माइक्रोब्स को जैसी बात है जब हमने उनको लोकलाइज कर दिया या रोक दिया तो फर्दर ऑन जो है वो डिवीजन इन्वेजन जो है ना, टू डिस्ट्रॉय एंड ब्लॉक माइक्रोब्स फ्रॉम फर्दर इन्वेजन, और मजीद वो बॉडी के ज्यादा अंदर जो है वो नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे आ गया फीवर।
initiated by circulating pyrogens which reset the hypothalamus to increase body temperature. Pyrogens basically वो कंपाउंड होते हैं जो कि जिनका काम ये होता है कि फीवर करवाना। तो बेसिकली आपको इतना पता है, आपने 10th क्लास के अंदर था, 10th नहीं सॉरी 11th क्लास के अंदर था चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर फीवर था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर क्लास 10 चैप्टर जो है ना वो था 2 हाइपो यार होम्योस्टैसिस, ठीक है, उसके अंदर फीवर था, ठीक है। अब वो कहता है कि पायरोजेंस जो होते हैं ना, पायरोजेंस प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली, उसका काम ये होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को ज्यादा कर देना। आपको ये पता है कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करता है। लेकिन जब कोई हार्मफुल चीज आती है तो पायरोजेंस जो होते हैं वो बॉडी के हाइपोथैलेमस का इस नॉर्मल, हाइपोथैलेमस को पता है कि मैंने 37 पे मेंटेन करना है, तो वो इस नॉर्मल स्टैंडर्ड को ना हाइपोथैलेमस के मुताबिक बढ़ा देता है, 38 39 पे ले जाता है कि अब तुमने 39 पे मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इस इंक्रीज की वजह से मसल एक्टिविटी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और डिक्रीज हीट लॉस, वेजोकंस्ट्रिक्शन, अगर इंक्रीज हीट प्रोडक्शन हो रही है क्योंकि हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर हीट, तो उसकी हो जाएगी और कंस्ट्रिक्शन जो है वो हो जाए थ्रू वेजोकंस्ट्रिक्शन, सॉरी। आगे आगे एक्सोजीनस पायरोजेंस, प्रोडक्ट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, एलपीएस और एंडोटॉक्सिन। एक्सोजीनस पायरोजेंस, पायरोजेंस से क्या मुराद है, वो कोई भी चीज जो फीवर करवा रही है, जो टेम्परेचर हाइपोथैलेमस को कह रही है कि टेम्परेचर बढ़ा दो। तो बाहर से जो बैक्टीरिया आ रहा है या कोई भी इन्वेडर आ रहा है वो भी पायरोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। और एंडोजीनस पायरोजेंस बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। फीवर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, फीवर इज काइंड ऑफ सिम्टम, और ये एक हेल्दी साइन होता है फीवर हो जाना, कि बॉडी को पता लगता है कि हमारे कोई गड़बड़ चल रही है और कोई एक्शन जरूरी है। तो एक्सोजीनस पायरोजेंस तो वो होंगे जो प्रोडक्ट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि कोई भी एजेंट जो इन्फेक्शियस एजेंट आया था उसके कोई भी चीज एलपीएस है वो रिलीज होते हैं, उसकी कुछ सिक्रीशंस ऐसी हैं जिनको हम एक्सोजीनस पायरोजेंस का नाम देते हैं, ठीक है। एंडोजीनस पायरोजेंस के अंदर आता है लिबरेटेड बाय मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस, ऑल थ्री आर फेगोसाइट्स, राइट। तो फेगोसाइटोसिस के दौरान जब ये उसको किलिंग कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे कंपाउंड रिलीज करते हैं जो कि फीवर करवाते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। उन सब सब्सटेंसेस में कौन आता है, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टीएनएफ अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, प्रोडक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन। एक्यूट फेज प्रोटीन जो है ये प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन जाहिर सी बात है आगे किलिंग एक्शन को परफॉर्म करेंगे और बॉडी टेम्परेचर का राइज कर जाना। तो ये जो इंटरल्यूकिन 1 है एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ये दोनों क्या आगे काम करवाएंगे, टीएनएफ अल्फा को प्रोड्यूस करवाएंगे जो कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इसका काम इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट फेज प्रोटीन्स, प्रोटीन जो है वो भी इन शॉर्ट एक मैकेनिज्म के थ्रू जब इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, हमने पीछे पढ़ा था साइटोकाइंस प्रोटीन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो वो साइटोकाइंस प्रोटीन जो है वो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करेंगे, उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को ये इंक्रीज करेंगे। वी हैव लेस देन 1 मिनट और आधी स्लाइड हो गई हैं, तो बाकी आधी जो है हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।